नीट 2026 के बच्चों के लिए मैंने पहले अपने सीरीज में डिस्कस किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन। उसी सीरीज में मैं 50 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों के डिमांड पर, जो आपके स्कोर को बूस्टअप करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई है ना, और कंजुगेशन है यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा पाई, यहाँ भी कंजुगेशन है, और सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये प्लेनर है। ओके, और ये भी क्या है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कंजुगेशन भी है। एक तो नैप्थोलीन है, वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड है ना, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। फिर भी हकेल रूल भी ये फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं बच्चों इस कंपाउंड को, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, लेकिन ये कार्बन देखिए ये अबव द प्लेन है, तो ये कार्बन बिलो द प्लेन है। नाउ दिस कंपाउंड बिकम नॉन प्लेनर। इसमें कंजुगेशन होते हुए भी है ना प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई। मैंने पहले ही कहा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे, उनमें कंजुगेशन होगा, प्लेनरिटी भी मस्ट है, और हकेल रूल भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ सब कुछ सही है ना। देखिए हकेल रूल भी ये फॉलो करेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नो डाउट 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हकेल रूल्स फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, ये कार्बन बिलो द प्लेन और ये कार्बन क्या है, अबव द प्लेन। नाउ दिस कंपाउंड बिकम नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने के कारण ये जो है एरोमेटिक नहीं होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए कौन सा, सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, तो ये सी इज नॉट एरोमेटिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, with change in hybridization of the carbon bearing the charge, the stability of carbanion increases in the order। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बच्चों देखनी। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिच, कार्बेनाइन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ लगाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी को ये बूस्ट अप करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये डोनेटिंग लगा दे तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा और इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। हमें पता है कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा है और sp2 की sp3 से। हमने पहले भी डिस्कस किया अपने क्लास में कि मोर s करेक्टर मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ, मतलब sp आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, sp की स्टेबिलिटी sp2 से ज्यादा और sp2 की sp3 क्या, sp3 की लेस देन sp2, sp2 की लेस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है, इनको समझना भी है, और इस तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, जो आपको एनसीईआरटी मिलेगा। अभी मैं इसका आंसर तो डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ डिस्कस करने के लॉजिक सिर्फ ये है कि इस फैक्ट को जाके आप एनसीईआरटी में एक बार जरूर चेक करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर क्रोमेटोग्राफी प्यूरिफिकेशन मेथड इज, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, ये तो रॉन्ग है। नॉन पोलर कंपाउंड आर रिटेन्ड एट टॉप एंड पोलर कंपाउंड कम डाउन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये भी गलत है। हाँ, रेट ऑफ RF ऑफ ए पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। ये RF क्या है भाई, RF यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इसको देखें तो नॉन क्रोमेटोग्राफी के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, एक बार इसको जाकर एनसीईआरटी में जरूर चेक करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको प्रोडक्ट बताना। ओके ठीक, ये तो रिएक्शन देखने से ही मुझे लग रहा है कि ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना। ओके, कोई बात नहीं, इस रिएक्शन को आयो बच्चों देखते हैं। फिर 2 फिनाइल लगे हैं यहाँ पे, ओके, और इस कार्बन में 2 CH3 ओके, हमने बच्चों को पहले भी डिस्कस किया है, हालांकि एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखिए फिनाइल, ये फिनाइल लगे हुए हैं यहाँ पे OH,
CH3 OH CH3। देखिए पहले H प्लस है तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन जो मोर बेसिक सेंटर होंगे उनका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। ये मोर बेसिक होंगे, इनका प्रोटोनेशन होगा C6H5 बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इसलिए प्रोटोनेशन यहाँ कराएंगे ना कि यहाँ पे। C6H5 OH CH3 OH2 प्लस। जैसे ही लोन पेयर देगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा डिहाइड्रेट होकर के। अगर ये एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे C6H5 प्लस OH और ये C प्लस रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट का भी चांस होगा, है ना। तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप क्या कर जाएगा, ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, फिनाइल शिफ्टिंग होगी क्योंकि दोनों फिनाइल है, तो फिनाइल शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ ये जैसे ही ये शिफ्ट करेगा फिनाइल ग्रुप इधर, ये यहाँ पे क्या करेगा, एक लोन पेयर शिफ्ट करा देगा अपना। थोड़ा स्ट्रक्चर्स का क्लियर नहीं हो रहा। जैसे ही वाटर यहां से एलिमिनेट होगा, C6H5 OH CH3 प्लस, तो यहाँ पे एक फिनाइल शिफ्ट करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन कमी पूरा करने के लिए लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा OH प्लस C6H5 CH3 C6H5, ओके। फिर यहाँ क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे, तो देखो ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन माना जाएगा, तो यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, अपने आप रिमूव हो जाएगा यहाँ से H प्लस, और ये क्या बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है आपका C6H5 CO6H5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। अच्छा, यहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, कौन से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। इस तरह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों, लेकिन इनके अगर आप फिगर को देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन कौन बढ़ाते हैं, या तो हाइपर कंजुगेशन से देख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तो वो भी क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ कार्बोकैटायन जो है देखा जाए तो यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन से काउंट कर लेते हैं हाइपर कंजुगेशन। यहाँ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा और ये अल्फा, फाइनली ये अल्फा 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 और ये अल्फा और ये कार्बन भी यहाँ अल्फा है। जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, है ना, वो ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो आइए काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 2 3 4, यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। इस केस में देखते हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हो जाएंगे CH3 और यहाँ पे 2 अल्फा हो जाएंगे, 3 2 5 और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे 6। इस केस में देखते हैं CH3 और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 3 3 6 2 8 8, है ना। इस केस में देखते हैं 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके। नहीं, यहाँ एक भी नहीं बचेगा, नो अल्फा, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो सभी मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ अल्फा हो जाएगा 2
2 4, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए 4। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो पांचवें का आंसर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमॉन्ग द न्यूक्लियोफाइल इज। ठीक है, एक स्टेट आयन है और ये मिथॉक्साइड आयन, साइनाइड आयन, और ये निगेटिव सिग्मा, ठीक है, सल्फर। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये क्या होंगे? रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे। देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए 2-3 बातें जरूर याद रखनी है कि जहाँ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है बच्चों, तो नो डाउट उसकी जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए काई फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यानी जिसके सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी। या जो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना पसंद उतना नहीं करेंगे। तो मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाने के कारण, या किसी एटम या एलिमेंट आयन में कहीं सेंट्रल एटम की साइज बहुत बड़ी हो तो भी उसकी जो है क्या होती है? उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, साइज जिनकी बड़ी होती है, या कह लीजिए इनकी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा निगेटिव सिग्मा पाई सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजिटी है, तो ये तो होने से रहा। ठीक है, स्टेट आयन, यहाँ पे ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के कारण ये इनकी स्टेबिलिटी भी, रेजोनेंस स्टेबलाइज ज़्यादा होंगे ये, तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सबसे कम होगी। ठीक है, सबसे लिस्ट तो ये हो गए, उनके बाद ये हो गए, बचे ये दोनों बी और सी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ ऑक्सीजन से क्या है? कम है। तो नो डाउट इनकी जो साइनाइड आयन है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है ये, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मिथॉक्साइड से क्या होगी? ज़्यादा। यानी सबसे कम किसका होगा? डी का। डी से कम किसका होगा? ए का। ए से कम किसका होगा? बी का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? सी का। तो सी इज शोज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन सा ऑर्डर लिखना है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर, हायर टू लोअर लिखना है। सी इज मोर देन बी, बी इज मोर देन ए मोर देन डी। यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये जो ऑर्डर है इनके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन को बच्चे ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेट बेस। अच्छा, इन कंजुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, और ये एसिड बेस से डायरेक्ट थोड़ा हटके जब पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो हम बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे बताते हैं कि अगर ये कंजुगेट बेस है, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेट बेस। ये किसके कंजुगेट बेस है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे OH माइनस कंजुगेट बेस हो जाएंगे वाटर के, RO माइनस एल्कोक्साइड हो जाएगा अल्कोहल का, है ना। ये एसिटेट आयन हो जाएगा एस्टिक एसिड का, और ये क्लोराइड आयन हो जाएगा आपका, ये Cl है, क्लोराइड आयन हो जाएगा आपका HCl का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HCl हो जाएगा। HCl से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एस्टिक एसिड हो जाए, उससे कम एस्टिक एसिड होगा। एस्टिक एसिड से कम कौन हो जाएगा यहाँ पे? वाटर, और वाटर से कम कौन हो जाएगा? अल्कोहल। तो अब इनके कंजुगेट बेस बनाए जाए, जिनके तो कंजुगेट बेस देखेंगे तो याद रखेंगे, अगर एसिड स्ट्रांग है तो उनका कंजुगेट बेस वीक होगा, और एसिड स्ट्रांग तो कंजुगेट बेस वीक। तो इसका ठीक उल्टा चले बच्चों, बेस अगर स्ट्रांग होगा तो उसका कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो यहाँ कंजुगेट एसिड सबका कंजुगेट बेस देखते हैं। HCl का कंजुगेट बेस क्लोराइड आयन है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो ये सबसे लिस्ट बेस हो जाए, लिस्ट बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और सबसे वीक यहाँ पे एसिड कौन है? अल्कोहल। तो नो डाउट इसका कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होगा, तो RO माइनस यहाँ सबसे ज्यादा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जहाँ RO माइनस आ रहा है, उसके बाद OH माइनस, एसिटेट आयन, फिर क्लोराइड आयन। तो देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता नजर आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बच्चे जरूर सीखें और देखें जरूर इसको। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ओके, CH3 CH2 COCl, ठीक है, CH3 CH2 COO, ये एनहाइड्राइड है, ये क्या है? एस्टर। CH3 CH2 COO, CH2 CH3
CH3CH2CONH2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है, मतलब वाटर के प्रेजेंस में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक तरह से देखिए तो। ठीक है, वाटर अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम करेगा तो नो डाउट क्या कर, जैसे हम इसी पे रिएक्शन करा के देखें तो यहाँ पहले ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन जब होगी तो क्या होगा, ये CH3CH2CO- वाटर इस तरह से कुछ रिएक्ट करेगा इस पे। बच्चों इसमें पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, फिर इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ क्लोराइड आयन एज ए पुअर बेस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस स्टेप आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ये ग्रुप, ये जो ग्रुप दिख रहा है एसाइल की कैटेगरी में आते हैं, CH3CO ग्रुप। तो ये यहाँ पे उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं CH3CH2CO। तो ये, और ये देखिए एक ये अपना हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, एसिड कैटालाइज, सॉरी हाइड्रोलिसिस हो रहा है वाटर का यहाँ पे। तो फाइनली ये OH और साथ में क्लोराइड आयन यहाँ से निकलेगा Cl- जो इसके H+ के साथ HCl बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पुअर बेस आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन में जितना बढ़िया पुअर बेस होगा उसकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे उतनी अच्छी होगी। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा इनके अलग अलग पुअर बेस देखे जाए, इस केस में पुअर बेस क्या मिल रहा है, Cl-। अगर यहाँ एलिमिनेशन होगा तो पुअर बेस क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टेट आयन मिल जाएगा, आपको स्टेट आयन मिलेगा। अगर ये एज ए पुअर बेस यहाँ से एलिमिनेट होंगे तो आपको इथॉक्साइड आयन मिल जाएगा, और ये एज ए पुअर बेस अगर यहाँ से रिमूव होते हैं तो NH2- मिल जाएगा। तो एसाइल सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या बताया, पुअर बेस और बेस्ट लिविंग ग्रुप, जितना पुअर बेस होगा वो ये रिएक्शन उतना बढ़िया से देगा, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस उतनी अच्छी होगी, है ना, या कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये उतना ही बढ़िया देगा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो हाइड्रोलिसिस के तौर पे, या अगर ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ सबसे बढ़िया कौन दे रहा है। तो ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जो जितना बढ़िया पुअर बेस देगा उसकी जो है रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखा जाए तो सबसे बढ़िया रिएक्टिव कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। P सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। P के बाद कौन आ रहा होगा, स्टेट आयन, इथॉक्साइड आयन में देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा होगा। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा होगा, देखो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे सबसे जो है ये पीछे चले जाएंगे, यानी Q सबसे पीछे जा रहा होगा। फिर उसके बाद जो है पुअर बेस यहाँ कौन है, ये भी तो पुअर बेस है, नहीं पीछे नहीं, ये हाइलाइट आयन की जस्ट बात है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पुअर बेस माना जाएगा, क्योंकि ये निकलने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो P के बाद जो है Q का ही आंसर है। ओके, P के बाद Q का होगा। ठीक है, इन दोनों में देखा जाए तो कौन बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, एल्कोक्साइड आयन कहेंगे कि NH2-। देखिए यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन जो है ज्यादा ये बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा इन कंपेरिजन टू NH2-, क्योंकि NH2- की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए ये, ठीक है, तो पुअर बेस की तरह बढ़िया काम ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पुअर बेस नहीं, ये बेस्ट बेस है, इसलिए ये जो है पीछे हो जाएंगे एल्कोक्साइड से। तो P के बाद क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए, और Q के बाद R, और R के बाद S। तो यहाँ आंसर PQRS, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऑप्शन मैच कर रहा है PQRS। और मेरे हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, क्योंकि पुअर बेस आर बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो जो जितना पुअर बेस होगा उतना बढ़िया जो है लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये कंसंट्रेटेड HI से मेजर प्रोडक्ट, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, ध्यान देना होगा, इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट देख ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, क्या करना होगा कि कंसंट्रेटेड जो आपका HI है, बिना इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखे इसका आंसर देना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इनका रिएक्शन हम लिख के यहाँ देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम इसी फॉर्मेट पे लिखे तो ज्यादा सही है, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, ये है। ठीक है, और यहाँ पे ये CH2OH। तो देखिए ऐसा है कि पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका प्रोटोनेशन करा देंगे।
प्रोटोनेशन देखिए इस अल्कोहल का पहले होगा क्योंकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा इसलिए इसका प्रोटोनेशन पहले पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हम इनका प्रोटोनेशन करा देंगे। जैसे इनका प्रोटोनेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये कुछ यूं ये बन रहा होगा CH2OH2 प्लस और ये CH2 ये कंडीशन यहाँ बन रही है। ठीक है, तो ये एज ए, एक मिनट गड़बड़ है, ये CH2 प्लस ये बन गया। ठीक है, तो पहले प्रोटोनेशन दिखाना है ना। पहले इनका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद जो है CH2OH2 प्लस है ना, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। वाटर एलिमिनेट होने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 प्लस ये बन गया। ओके ठीक है, और ये बन गया OH। अब बच्चों क्या होगा कि यहाँ से ये यहाँ और ये कार्बन जो है यहाँ, तो ऐसा हो जाने से इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग का यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, यहाँ रिंग का एक्सपेंशन होगा CH2 प्लस। ओके, यहाँ रिंग का एक्सपेंशन, यहाँ रिंग का एक्सपेंशन करा रहे होंगे हम लोग, नेगेटिव चार्ज लेके। फिर इस पे जो है ये, एक मिनट, बार बार इसको गड़बड़ कर रहे हैं। फिर ये रिंग एक्सपेंशन होने के बाद कुछ यूँ दिखेगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को फिर से यहाँ पूरा कर देगा ये। तो ये अब आपका जो है सही प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। रिंग एक्सपेंशन के बाद बेंजाइल, है ना, बेंजाइल कंडीशन बन रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि I माइनस इस पे आराम से जा करके क्या हो जाएगा, आयोडाइड आयन जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये होना चाहिए। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, इस मैकेनिज्म के थ्रू कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ये पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, जुड़ने के बाद ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ओके ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ था वो यहाँ पे शिफ्ट कर गया। उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा मैच करो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। आपको ये जो है क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इस तरह से आप 4 क्वेश्चन तैयार करें, क्योंकि इनमें से कभी कभी डायरेक्ट कोई ना कोई पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए क्या है कि डिस्टिलेशन किसके लिए करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस लिए करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए करते हैं, और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें इस तरह के चीज़ें दी गई हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं।
तो इनको बस आपको दिमाग में याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ करते हैं जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है, खासतौर से जितने भी सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल फ्रैक्शन, यानी बी का ऑप्शन यहाँ कौन सा हो रहा है, थर्ड। तो बी का थर्ड किस में है भाई, यहाँ देखिए बी का थर्ड यहाँ पे है। अच्छा दो जगह है, पहले बी में भी है और डी में, तो बी का थर्ड हो गया। ओके मैच करा लीजिए। स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए करते हैं, एनिलीन एंड वाटर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खूब बच्चों को क्लास में डिस्कस किया है कि स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं एनिलीन और वाटर के लिए। ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइट इंडस्ट्री यानी फर्स्ट, और ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। ठीक है, डिस्टिलेशन कराते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन के लिए। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया अपने क्लास में बच्चों को। तो देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोब्यूट्रिक एसिड लीड्स टू, आइसोब्यूट्रिक एसिड के जो है डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है। ठीक है बच्चों, देखो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 का मोलर रेशियो यूज करते हैं। ठीक, 3:1 का मोलर रेशियो। तो पहले आइसोब्यूट्रिक एसिड यहाँ पे हम लिखेंगे। आइसोब्यूट्रिक होता क्या है, कई बार IPSC सिस्टम पढ़ाते वक्त मैंने बच्चों के क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जेई में भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि आइसोब्यूट्रिक एसिड का IPSC नेम क्या होगा। तो यही आइसोब्यूट्रिक एसिड है ना। अगर इसका IPSC लिखेंगे तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका जो है क्या करा रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन बच्चों किसके प्रेजेंस में कराते हैं, आइसोब्यूट्रिक एसिड का। इसका हम लोग कराते हैं NaOH यानी सोडा लाइम, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के जो है मिक्सचर को, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के 3:1 मोलर रेशियो से जब हीट करते हैं इसको, तो हमें ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी यहाँ से CO2 क्या होता है, एलिमिनेट कर जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, अगर ये एलिमिनेट करेगा तो अच्छा उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा इस एल्केन के साथ। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, CH3 CH2 CH3, यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोपेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आइसोब्यूट्रिक एसिड कहेगा उनके दिमाग में आ जाएगा नो नो नो, क्या बनना चाहिए, ब्यूटेन, और ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये ब्यूटेन कभी सही नहीं होगा, जब भी सही होगा यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन सही होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन जो है रिएक्टेंट की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसमें जो आप 11th पार्ट 2 जब केमिस्ट्री पढ़ते होंगे हाइड्रोकार्बन, तो उसमें ये रिएक्शन दिया गया है कि डीकार्बोक्सिलेशन में जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कार्बन की संख्या रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कम होता है। ठीक है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, कही रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूव कर रहे हैं यानी एक कार्बन यहाँ से हट रहा है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और क्या कंफ्यूजन होता है, आइसोब्यूटरिक लिखने की वजह से बच्चों के दिमाग में आएगा कि ब्यूटेन बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ओके नेक्स्ट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया बच्चों। बेंजीन ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड which when heated with superheated steam under pressure gives benzene। ठीक है, बेंजीन ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, रीजन क्या कह रहा है, सल्फोनेशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं, जो सल्फोनेशन हम बेंजीन का कराते हैं, ठीक है, बेंजीन का जो हम सल्फोनेशन कराते हैं, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करते हैं। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम ले लें, यहाँ पे वेपर फॉर्म में होगा H2SO4 लेकर के। तो नो डाउट बच्चों ये स्टेप रिवर्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ जैसे सल्फोनेशन होता है ये रिएक्शन जो है रिवर्स भी हो जाता है, मतलब ये एक जैसे सल्फोनेशन के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, अगर इसको जो है ऐसे ही रिएक्शन कराते रहें तो ये रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बैक डायरेक्शन में भी ऐसे मूव करता है। तो यहाँ देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, असर्शन रीजन, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 12 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अच्छा, एंड
एज एसर्शन एंड देयर इज लेबल एज रीजन, ठीक है। एसर्शन क्या भाई, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन, ठीक है, ये बात सही है। बेंजीन जो है उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डीलोकलाइज्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए ओरिजिनल बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे दिखाते हैं मोर स्टेबल फॉर्म, ठीक है। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी कम, ओके ठीक। तो ये किसके कंपैरिजन में, हेक्साट्राइन, मतलब इस फॉर्मेट के हमने ऐसे भी बच्चों को पढ़ाया है कि साइक्लोहेक्सा ट्राइइन के कंपैरिजन में अगर इन दोनों स्ट्रक्चर थे तो कौन केकुलिन्स फॉर्म कौन सा ज्यादा स्टेबल, केकुले ने बताया, तो केकुलिन्स के बारे में बताते वक्त मैंने डिस्कस किया था कि ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इससे, तो ये बात सही है। उसका रीजन क्या दे रहा है, द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट, ओके ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, इसके रिस्पेक्ट पे चूज आंसर सही लेना आपको। देखिए डीलोकलाइज्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, नो डाउट वो न्यूक्लियस से क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमने पहले भी कहा कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी ज्यादा हो रहा है, यानी असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बोथ ए एंड मतलब असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी 13 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर थोड़ा डिस्कस हम कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग भी लग रहा है, लेकिन इसको आप आराम से अगर एक बार सीखेंगे तो ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं इन सभी क्वेश्चन से आप कुछ सीख सकते हैं, है ना। बस ये नहीं कि आंसर इसका देख लिया तो इसका आंसर ये होगा, सिर्फ आंसर मत देखिए, कैसे ये मैं बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, इन पॉइंट्स पे भी बच्चों ध्यान देना है। अगर इन पे ध्यान देंगे तो आपका जो है अच्छा जो है स्कोर हो सकता है आने वाले एग्जाम में, नीट 2026 में। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ए इन द गिवन रिएक्शन, ओके ठीक। रिएक्शन क्या है भाई, रिएक्टेंट, हाँ ठीक। इसमें HCl देखिए बड़ा छोटा हो गया, ये HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान देना होगा। HCl एक एसिड है ना, HCl बच्चों एक एसिड है, तो क्या होगा यहाँ पे, एसिड क्या दे रहा होगा, H+, एसिड H+ देगा, और H+ यानी एसिडिक हाइड्रोजन, और ये जो है जो बेसिक पोर्शन होगा उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो H+ यानी पहले यहाँ क्या हो रहा होगा, प्रोटोनेशन, दिस स्टेप इज गोज टू प्रोटोनेशन, है ना। अब ये रिएक्टेंट जाएगा प्रोटोनेशन में, तो प्रोटोनेशन के दौरान ये क्या प्रोडक्ट दे रहा होगा, CHOS2 प्लस, OS2 प्लस, और ये CH3, यहाँ CH3, है ना। जैसे ये बनेगा तो आप यहाँ क्या करेंगे, फिर ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के, सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेके जैसे ही एलिमिनेट होगा तो क्या बना रहा होगा, CH+ CH3, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना रहा होगा, है ना। ये एल्किल हैलाइड का रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहे हैं, और यहाँ 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर आप इसमें रीअरेंजमेंट कराएंगे तो भी ये टर्सरी भले बन जाए, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन इनके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट सीधे Cl- का अटैक करा देंगे, यानी SN1 रिएक्शन ये होगा, और SN1 रिएक्शन में इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, CH3, यानी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट इसका ये बनेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ ऑप्शन डी इसका 14 का ऑप्शन डी जो है आपका एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, ओके नहीं 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 एलिमिनेशन नहीं, नो नो नो, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा बच्चों। यहाँ जैसे ही एक मिनट कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें, यहाँ एलिमिनेशन के बाद क्या बन रहा है, CH3, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ये CH3, अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा यहाँ रीअरेंजमेंट का चांस है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग हो जाएगी, 1 2,
यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होगी, रीअरेंजमेंट 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग हो जाएगी। हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग से क्या फायदा हो रहा होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आपको मिल रहा होगा। ओके, देखिए यही बिना बनाए मैं कर रहा था ना, इसीलिए झटके से क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। देखिए अब यहाँ चेक करते हैं, उस वाले कंडीशन में हमारा जो है क्या हो रहा था, 3 1 4 ही अल्फा थे, लेकिन यहाँ चेक करते हैं 2 2 4, ये भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा है, अल्फा, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन संख्या बढ़ रही है, यानी ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी Cl- इस पोजीशन पे आके लगेगा, है ना। Cl- इस पोजीशन पे आके लगेगा, यहाँ Cl, ये CH2 CH3, ठीक। यहाँ ये ज़्यादा करेक्ट आंसर, यानी ये ज़्यादा सही, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म अच्छे से आप देख लीजिएगा एक बार जरूर, है ना, फोकस कर लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। ओके, ठीक है। अच्छा, ये प्रोपाइन है, इसका रिएक्शन H2SO4 HgSO4 एक्वस मीडियम कराने, बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन देखिए, ये भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। क्या है बच्चों, यहाँ पे पहले अगर आपको याद आ रहा होगा कि अगर इसका रिएक्शन आप कराएं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले दे रहे होंगे, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले दे रहे होंगे, तो यहाँ पे वाटर पहले H+ देखिए क्या करेगा, मार्कोनी-कॉप्स जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा। तो पहले ये जा रहे होंगे कहाँ पे, इनको ले करके ये कुछ यूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट बना रहे होंगे, CH2+, है ना, ठीक है। और फिर इसको जो है आप वाटर से ही, ये जो H+ मिला आपको कहाँ से मिला, वाटर से। तो वाटर का भी क्या है, मैं बहुत शॉर्टकट में इसको समझा रहा हूँ। तो ये वाटर फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। अगर यहाँ एज ए वाटर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये इनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ओके, ठीक है, इनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से H+ भी रिमूव हो जाएगा, यानी क्या बन गया, इनॉल फॉर्म। देखिए ये इनॉल फॉर्म बन गया, पहले इनॉल फॉर्म बनेगा, ठीक है। CH3 COH, ठीक है। अभी इसको हमें मूव कराने की जरूरत नहीं है, पहले इनॉल फॉर्म बनाएंगे, CH2 CH2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसका करा देंगे टाटोमेराइजेशन, ठीक है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ H+N, है ना। बुक में आपको सीधे लिखा होगा वहाँ पे आइसोमेराइजेशन, ठीक है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ H+N। तो ये आपका बन जाएगा एसीटोन, ठीक है। ओके, CH3 ओके, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ध्यान से देखें तो पहले इनॉल बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा होगा A, जो आपका इंटरमीडिएट है, और प्रोडक्ट B, ठीक है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे इनॉल फॉर्म बनेगा, कौन सा इनॉल फॉर्म है यहाँ पे, और कहाँ कीटोन, दोनों देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, CH3 देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये नहीं, ठीक है, इनॉल सही है ये, और ये CH3, अच्छा यहाँ इसको CH2 कर, CH, ठीक, यानी ये एसीटोन। तो ऑप्शन कौन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा इसको। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विथ Ag+NO3- और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ओके, ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए यहाँ जो है कौन सबसे बढ़िया होगा बच्चों, SN1 रिएक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि जो एल्किल हैलाइड या हेलोएरीन कह लीजिए, चाहे जो भी, अगर एल्किल हैलाइड जो जितना बढ़िया कार्बोकैटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट देगा, वो SN1 रिएक्शन उतना बढ़िया से देगा, यानी उसकी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के लिए उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सभी के कार्बोकैटायंस बनाते हैं हम लोग। अगर फर्स्ट में देखा जाए तो अगर ये पहला वाला अपना अगर हैलाइड आयन रिमूव करता है, ठीक है, पहला वाला अगर अपना हैलाइड आयन रिमूव करता है तो ये क्या बनाएगा, ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन बना लेगा। अगर दूसरा वाला अपना हैलाइड आयन जो है यहाँ रिमूव करता है, एक से इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाता है, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है बनेगी, ठीक। और अगर तीसरा वाला अगर अपना हैलाइड आयन यहाँ से
रिमूव कराता है SN1 में, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन जो है मोर रेजोनेंस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनेंगे, देख के ही लग रहा है। दूसरा ये एरोमेटिसिटी भी शो कर रहा है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो N की वैल्यू यहाँ पे हकेल रूल से क्या आ जाएगी, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और ये देखिए ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो जाए क्योंकि ये कंजुगेटेड है इसमें और साइक्लिक है, सब कुछ है, लेकिन ये हकेल रूल फॉलो नहीं करेगा। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन से यहाँ इनसे आगे निकल रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे बढ़िया SN1 कौन देगा, फर्स्ट देगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा देगा, उसके बाद कौन देगा, सेकेंड, सेकेंड के बाद कौन दे रहा होगा, थर्ड। देखिए यहाँ कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर यहाँ डबल कंजुगेशन मिल रहा है तो इससे आगे निकल जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक हो गया बच्चों, एंटी एरोमेटिक हो जाने से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही डाउन हो जाती है ना, इनसे भी ये पीछे चला जाएगा। यही कारण है कि इनकी रिएक्टिविटी SN1 के लिए सबसे कम होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसे सीखना भी है बच्चों, है ना, सीखते रहना। बीच में जैसे अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप पहले क्वेश्चन पॉज कर लिया करिए, एक आध बार लगा लिया करिए, फिर हमसे मैच कराया करिए, है ना। देखिए क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट व्हेन दिस एल्किल हैलाइड इज सब्जेक्टेड टू E2 रिएक्शन टू E2 एलिमिनेशन अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड विल बी। देखिए ये देख के लग रहा है टर्सरी पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, यह एक लार्जर बेस है। लार्जर बेस जो है बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करता है, लिस्ट क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा और लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड यहाँ क्या होंगे, मेजर एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जो पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है वो ये है आपका। तो बेस यहाँ मैंने पढ़ाया था ना, बेस अगर लार्जर हो, बेस लार्जर हो तो लिस्ट क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना पसंद करेगा। यानी हम अगर यहीं से डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे ये अल्फा और ये बीटा, बीटा और बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ जो है दो तरह के हैं, ये दोनों तो सिमिलर है, एक ये, तो ये क्या है यहाँ स्टेरिक इंडेक्स मोर क्राउडिंग, दिस इज मोर क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन, ये लिस्ट क्राउडेड बीटा, क्योंकि यहाँ बेस क्या है, लार्जर है, बेस लार्जर है तो लिस्ट क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। और ये लिस्ट क्राउडेड को अगर कहा जाए रिमूव करेगा तो यहाँ से पुअर बेस के तौर पे ये निकल रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा जो है लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा होगा, सब ब्यूटॉक्साइड कह रहा है ना, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होगा, तो लिस्ट क्राउडेड हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर रहा होगा। तो कौन सा एल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2 लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड, यानी CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखें फिर से, ट्रू क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक पोटॉस गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 एज ए मेजर प्रोडक्ट। ओके, इसको बना के देखते हैं बच्चों, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। कह रहे हैं इसको किससे ट्रीट कर रहे हैं, अल्कोहलिक QAS से, अल्कोहलिक QAS से। ओके, यह एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक QH है तो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएगा, है ना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है, यहाँ बना लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएंगे, है ना। बीटा हाइड्रोजन आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे, और जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बच्चों कार्बोकैटायन बन रहा हो, क्योंकि यहाँ पे बेस आपका बहुत बड़ा है नहीं, अल्कोहलिक सीधे सीधे कह रहा है अल्कोहलिक पोटॉस, है ना। तो अगर यही बेस अगर लार्जर होता तो इससे पहले हॉफमैन एलिमिनेशन हमने करा दिया था। तो अब लिस्ट क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन कौन हुआ, ये, तो ये लिस्ट क्राउडेड बीटा यहाँ से जो है रिमूव होगा, ठीक है। तो अगर ये लिस्ट क्राउडेड रिमूव होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल रहा होगा, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट यानी कि सेडजेफ एलिमिनेशन, ठीक है। द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, ओके, ठीक, यानी असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 18 का भी जो है 18 का आंसर ए हो गया, ठीक। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो फास्टर, है ना, ArSN2, मतलब कि एरोमेटिक है जो है
एरोमेटिक कंपाउंड SN2 रिएक्शन बहुत, AR फॉर एरोमेटिक यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन SN2 रिएक्शन बढ़िया दे रहा होगा? एरोमेटिक हैलाइड, है ना। देखिए पहली बात तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ सभी में लगे हैं, ठीक है, तो सभी के एक जैसे, तो ये कोई फैक्टर विशेष ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। लेकिन हम यहाँ जरूर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में कौन यहाँ एज ए पुअर बेस पहले निकलना चाहेगा। पुअर बेस यानी देखा जाए कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऑक्यूपाई करना पसंद करेगा। तो वहाँ पे कौन होगा बच्चों? फ्लोराइड, क्लोराइड और आयोडाइड आयन में। देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड में, क्योंकि फ्लोराइड की में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सबसे ज़्यादा है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को पहले लेके हटना चाहेंगे, ठीक है। तो ये देखा जाए तो SN2 रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन निकल गया, लेकिन ठीक है सीखने के लिए कि एरोमेटिक इसमें रिएक्शन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड SN2 रिएक्शन बढ़िया देगा तो सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म और NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं, ये फिनॉल डेरिवेटिव, अच्छा 4 मिथाइल फिनॉल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो रीमन रीमन रिएक्शन प्रोडक्ट हमको लग रहा है भाई, तो एक तो सीधे सीधे है, रीमन रीमन होगा तो ये क्या करा रहा होगा? आर्थो पोजीशन पे डाइक्लोरोकार्बिन बना के, ठीक है, सैलिसिल डिहाइड। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ CO2H नहीं है तो नहीं होने से रहा, यहाँ CH नहीं हुआ, यहाँ मेटा पे है, यहाँ आर्थो हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, तो रीमन रीमन रिएक्शन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, इससे नहीं डरना है, ठीक है। इस रीमन रीमन रिएक्शन का बच्चों एक बहुत बढ़िया चीज याद रखना है, जो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट आपसे पूछता है, मैंने पढ़ाया है, आप जो है उसको देखिएगा। बहुत डिटेल तो चल रहे हैं, लेकिन इतना भी डिटेल नहीं कि इसी डिस्कशन में सब कुछ खत्म कर दें। लेकिन हाँ, ये आपको ये क्वेश्चन के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पूछा जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो डाइक्लोरोकार्बिन। ये भी मैंने 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन पर पढ़ा करके इसको डिस्कस किया हुआ है क्लास में, है ना। देखिए बहुत सी चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पेपर का मेन उद्देश्य मेरा यह है कि इस तरह के क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है आपके एग्जाम में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन NaH, ठीक है, फिर ये सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, CS, अच्छा ये इसका मतलब हुआ CH3I, तो ये क्या है, ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वो तो नहीं होगा। विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस रिएक्शन, ना, अल्कोहल तो विलियमसन रिएक्शन बनाता नहीं है, विलियमसन रिएक्शन इससे ईथर बनता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, अल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्शन, तो अल्कोहल तो यहाँ बन ही नहीं रहा, तो कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन तो क्लियर है कि ऑप्शन सी है, फिर भी इसको आप देख सकते हैं। देखिए बहुत आसान रिएक्शन है भाई ये, है ना। अगर ये हाइड्राइड आयन यहाँ आ जाए बेस काम, क्योंकि मेटल है सोडियम, तो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। तो यहाँ से इसके H+ से रिएक्ट करके ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल जाएगा, ½ मेंटेन करने के, बैलेंस करने के लिए, और ये सोडियम के साथ ऑक्साइड आ गया। फिर ये I-, है ना, यहाँ क्या करेगा, नो I- नहीं, I- एज ए पुअर बेस यहाँ जो है निकल जाएगा, ये ऑक्साइड इस पे अटैक करेगा, ठीक है, मिथाइल पे, ठीक है। तो इधर ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ठीक है। क्वेश्चन देखने में अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको लिया, लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन, अगर ऑप्शन और बढ़िया दे तो एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट CH3 CH2O CH2 CH3, अच्छा ओके, इथॉक्सी एथेन कंसंट्रेटेड HI रिएक्शन एक्सेस में कराया, बहुत बढ़िया। देखिए एक्सेस में कराएगा तो क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा, एक तो एक्सेस वाली बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, दूसरी यहाँ ऑप्शन देखिए, ठीक है। तो हम इसका मैकेनिज्म के थ्रू डिस्कस किए थे कि अगर एक्सेस में होगा तो यहाँ दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, एल्किल हैलाइड बन रहे होंगे, ठीक। कैसे, ये देखिए मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ इस रिएक्शन को। कंसंट्रेटेड HI क्या दे रहा होगा, कंसंट्रेटेड HI जो है एसिड की तरह काम करेगा, H+ और I- देगा, और ये H+ ईथर का क्या कर रहा होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन करा देगा। ये इसका प्रोटोनेशन कराएगा तो CH3 CH2OH प्लस CH2 CH3, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ एज ए पुअर बेस ये SN2 पाथ फॉलो करेगा, I- इसमें डायरेक्ट अटैक कर देगा, ठीक है। तो एक इथाइल अल्कोहल और एक इथाइल आयोडाइड यहाँ आपको मिल गए, ओके। अगेन क्योंकि एक्सेस में है HI, तो
तो ये अगेन इसको क्या कर रहा होगा, प्रोटोनेट करेगा अल्कोहल के इस पार्ट को, यहाँ फिर प्रोटोनेशन होगा H+ से, तो ये अल्कोहल CH3 CH2 OH2 प्लस, ओके। अगेन ये डिहाइड्रेट होगा और यहाँ पे I- SN2 पाथ के थ्रू डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, यानी अगेन इथाइल आयोडाइड आपको मिल गया, तो 1 मोल ये 1 मोल ये, यानी 2 मोल इथाइल आयोडाइड मिलेगा। देखिए ET फॉर यहाँ इथाइल है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, मेन फोकस कराना था आपको, दिमाग में डालना था कि HI लेगा तो सिर्फ क्या एक अल्कोहल और एक एल्किल आयोडाइड पे हम छोड़ देते इसको, और ये पाथ बताते कि ये SN2 पाथ फॉलो कर रहा है। कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, SN2। लेकिन क्योंकि यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बन पाएगा, जो बनेगा वो लिस्ट स्टेबल होता है, इसलिए SN2 पाथ जाएगा। और एक्सेस में HI है तो मेन दिखाना कि यहाँ दोनों प्रोडक्ट एल्किल आयोडाइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अल्कोहल चैप्टर से लिए हमें लग रहा है ये क्वेश्चंस बने हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर से। देखिए यहाँ पे ओके, कोलबेज रिएक्शन बिल्कुल रीमर टीमर रिएक्शन की तरह है, तो बच्चों इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ सैलिसिलिक एसिड बनता है ना, ए जो आपका हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये सब रिएक्शन मैंने विथ मैकेनिज्म आप लोग को डिस्कस किया है, तो बच्चों को डिस्कस किया, कॉम्पिटिटिव बच्चों को। तो देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ कार्बोक्सिलेट ना बनाए, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड ये तो क्लियर है, यहाँ सैलिसिलिक एसिड बन रहा होगा। फिर क्या है, एनहाइड्राइड है, एस्टिक एनहाइड्राइड है, ओके। अच्छा, एनहाइड्राइड से एसिड क्लोराइड से और एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड और एस्टर से रिएक्शन अल्कोहल का होता है, तो एस्टरिफिकेशन, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड का जो है अल्कोहल से रिएक्शन एस्टरिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है, लेकिन ये OH नहीं जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल का यानी OH वाला पार्ट इसके साथ एस्टरिफिकेशन में जाएगा, तो एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा होगा, यानी क्या बना रहा होगा ये एस्टर में। एक तो COH यहाँ है ही है, बन ही चुका है, पहले ही पता है कोलबेज रिएक्शन से, ठीक है। फिर ये बन जाएगा एस्टरिफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा होगा CH3, यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ, ऑप्शन एक तो आपका COH हो गया और दूसरा AC। अच्छा A B दोनों बताना, A एंड B, तो एक तो ये बनेगा और एक ये एस्टर बन गया, यानी ऑप्शन C इज करेक्ट, यहाँ ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल आर इजिली प्रोटोनेटेड एज कंपेयर टू फिनॉल, ओके। अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, फिनॉल से ज्यादा होती है, इसलिए पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। अल्कोहल आर इजिली प्रोटोनेटेड, क्यों, क्योंकि अल्कोहल की जो है नहीं अल्कोहल आर इजिली प्रोटोनेटेड, ओके। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना अल्कोहल से, ठीक है। तो इसका अल्कोहल, जैसे मान लीजिए अल्कोहल है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, इसलिए ये H+ को आसानी से ले लेगा। हाँ ठीक ठीक, सही कह रहा हूँ। अल्कोहल आर इजिली प्रोटोनेटेड एज कंपेयर टू फिनॉल, बिल्कुल सही है। अल्कोहल अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, ये बात भी सही है, लेकिन इससे इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ क्लियर होता है कि ये, इसको तो ये कहना चाहिए कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसलिए इसका प्रोटोनेशन पहले होता है, यानी असर्शन रीजन बोथ करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कौन सा ऑप्शन से, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन CH3 CH3 CH2O CH2 CH, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अभी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम किए थे, यहाँ HI एक्सेस में नहीं लिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इनका जो है रिएक्शन करा के देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। CH3 बिना इसको, जो भी बहुत झटके से या ओवर कॉन्फिडेंस में इस क्वेश्चन को टच करेगा उसका आंसर जो है तुरंत गड़बड़ होगा। बच्चों थोड़ा गेस करो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, गेस करो, गेस कर लो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना क्या एक्सप्लेनेशन से आपका मैच कर रहा है कि नहीं। पहले आप गेस कर लो, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। आप पॉज करके पहले गेस कर लीजिएगा, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पक्का मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फिलहाल HI क्या है भाई, एसिड है, ये H+ देगा। हम यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन कराएंगे,
प्रोटोनेशन करा के देखते हैं। ठीक है, प्रोटोनेशन अगर यहाँ करा रहे हैं तो CH3 CH CH3 CH2 OH प्लस CH2 CH3, है ना। पहले तो ये देखना है कि SN1 पाथ फॉलो करेगा कि SN2। देखो बच्चों, अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा और 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे यहाँ। और यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 1 अल्फा मिलेगा इसको। ठीक है, तो फर्स्ट देखा जाए ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी है, तो इस कंडीशन में SN1 को डायरेक्ट जाना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनाएगा तो ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है और ये ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट SN1 पाथ फॉलो ज़्यादा करेगा। SN1 पाथ अगर ज़्यादा फॉलो करेगा तो लिस्ट क्राउडेड जो है हाइड्रोज अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। लिस्ट क्राउडेड पे अगर ये अटैक करेगा SN2 जाएगा, ये SN2। ठीक है, तो I माइनस डायरेक्ट अटैक करेगा यहाँ पे। तो किस कारण करना चाहिए? लिस्ट क्राउडेड पे। तो ये किधर से ब्रेक करना चाहिए? अगर इसको यहाँ ब्रेक कराते हैं तो ये यहाँ पे, यानी CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर कि यहाँ ब्रेक कर देते इसको, फिर हाइड्राइड अनसेट करके टर्सरी बना लेते, है ना। लेकिन पहले तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, आप देखिए यहाँ एक कंडीशन आ रही है तो यहाँ जो है मोर प्रीफर्ड कंडीशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट हमें दिख भी नहीं रहा है इस ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। कोई रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों SN2 ही जाएगा और यहाँ पे आपका ये जो है ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी से, तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। ओके, सर